हेलो स्टूडेंट्स। आई एम शिवेंद्र गोस्वामी। आज है रियल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 6। आज की इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स को देखेंगे, समझेंगे उनको। फिर उन थ्योरम्स पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थ्योरम नंबर 1 देखते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट। तो थ्योरम 1 कहती है कि जो भी हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सिर्फ एक लिमिट होगी, यानी कि यूनिक लिमिट होगी। अच्छा, इस लेक्चर में मैं आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा, बट मैं एक रफ आइडिया दे दूंगा आपको कि आपको इसको कैसे समझना है। ठीक है। तो इसका प्रूफ समझने के लिए सबसे पहले हम एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट बोलती है कि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस सीक्वेंस की कितनी लिमिट है। मान लेते हैं कि दो लिमिट है, उनका नाम हमने रख लिया, एक का L1 और एक लिमिट का नाम रख लिया हमने L2। अच्छा, अगर आप रिकॉल करेंगे तो जो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन थी वो ये बोलती है कि अगर L1 किसी सीक्वेंस की लिमिट होगा तो हम L के अराउंड कितना भी छोटा इंटरवल बनाए, उस इंटरवल के अंदर सीक्वेंस के कितने टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, और इस इंटरवल के बाहर सीक्वेंस के कितने टर्म्स होंगे, फाइनाइट होंगे, जो कि इस इंटरवल के बाहर होंगे। ठीक है। अब आप इसको सोचिए कि अगर L1 और L2 दोनों ही लिमिट है, तो इसका मतलब क्या है कि L2 के अराउंड भी अगर हम कोई इंटरवल बनाते हैं तो उस इंटरवल के अंदर भी सीक्वेंस के कितने टर्म्स आने चाहिए थे, इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए थे, और बाहर कितने रहने चाहिए थे, बाहर फाइनाइट रहने चाहिए थे। पर हमने देखा कि अगर L1 और L2 दोनों ही एक साथ अगर लिमिट बनेंगे तो L1 के अराउंड जो इंटरवल हमने बनाया उसमें तो इनफाइनाइट आ जाएंगे, पर बाहर उसने बोला कि बाहर कितने टर्म्स आएंगे सीक्वेंस के, फाइनाइट। तो इस केस में हमको L2 के अराउंड जो हम इंटरवल बनाएंगे उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे ही नहीं। L1 के अराउंड जो हमने इंटरवल बनाया है उसके बाहर कितने टर्म्स है, सिर्फ फाइनाइट टर्म्स बाकी हैं। तो इसका मतलब L2 कभी भी लिमिट नहीं बनेगा। अच्छा, सिमिलरली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर L2 लिमिट है तो L2 के अराउंड जो हमने इंटरवल बनाया है उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे और बाहर कितने आएंगे, बाहर फाइनाइट आएंगे। ठीक है। तो इन फाइनाइट एलिमेंट्स को लेकर कोई भी एक अदर एलिमेंट L डैश कभी भी लिमिट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड बनाए गए इंटरवल में हमेशा कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, इनफाइनाइट, और बाहर सिर्फ फाइनाइट रहने चाहिए, तभी कोई भी पॉइंट लिमिट बनता है। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में अगर हम किसी सीक्वेंस की दो लिमिट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो हमेशा यूनिक होगी। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसको भी समझते हैं। अच्छा, सीक्वेंस कैसी है हमारे पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसका मतलब इसकी कोई लिमिट होगा। मान लेते हैं कि L इस सीक्वेंस की लिमिट है, तभी तो वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। अच्छा, लिमिट की डेफिनेशन अपने आप में ये बोलती है L के अराउंड अगर हम कोई छोटे से छोटा भी इंटरवल बनाए तो उस इंटरवल के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे और बाहर कितने टर्म्स रह जाएंगे, बाहर सिर्फ रह जाएंगे फाइनाइट, जो कि यहाँ भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं, कहीं भी होंगे, पर होंगे फाइनाइट ही। ठीक है। ये देखिए कि जो सीक्वेंस के जो इनफाइनाइट टर्म्स है वो तो इस इंटरवल के अंदर आ गए। ठीक है, जो हमने एप्सिलॉन लेंथ का इंटरवल बनाया उसके अंदर आ गए, और जो फाइनाइट एलिमेंट्स बचे वो यहाँ पर पड़े हैं। फाइनाइट एलिमेंट्स को बाउंड करना, मान लेते हैं फाइनाइट एलिमेंट्स है 10 है 20 है, कहीं पर जाके तो एंड होंगे, तो हम उससे बड़ा कोई भी एक अपर बाउंड ले लेंगे। और सिमिलरली अगर इधर कोई भी एलिमेंट्स पड़े हैं जो कि फाइनाइट एलिमेंट्स में से ही कुछ एलिमेंट्स है, तो उधर से जाके भी हम एक छोटा उसका लोअर बाउंड ले लेंगे। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है तो उसके जो सीक्वेंस के जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे वो तो एक इंटरवल के अंदर ही बंद हो जाएंगे, और बाकी जो फाइनाइट होंगे वो इधर उधर छिटके हुए पड़े होंगे, उनको भी हम एक तरह से बाउंड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो हमेशा कैसी होगी, बाउंडेड होगी। ठीक है। आई होप आपको इसकी थीम समझ में आ रही है कि हम कैसे एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड कह रहे हैं। हम यहाँ पर प्रूफ नहीं दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको ये प्रूफ ही है जिसमें हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड दिखा रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड अबव कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। यानी कि अगर हमारे पास कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव भी है, तो वो किस नंबर को कन्वर्ज करेगी, अपने लीस्ट अपर बाउंड को, यानी कि सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। चलिए इसको समझते हैं। तो थ्योरम ये बोल रही है कि जो सीक्वेंस हमारी वो कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी कि जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इस तरह से ये जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। और सेकंड चीज हमें क्या गिवन है, जो कि है सीक्वेंस कैसी है, वो बाउंडेड अबव है, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर से सीक्वेंस के सभी टर्म्स कैसे होंगे, छोटे होंगे या बराबर होंगे। तो आप इसको देखिए कि सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, इंक्रीज करते करते ये सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। बट ये किससे बाउंड है, के से बाउंड है, यानी कि कभी भी के को क्रॉस नहीं करेगी, के से बराबर हो जाएगी या फिर के से छोटे ही रहेंगे सीक्वेंस के टर्म्स। तो जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है बाउंडेड अबव होने की वजह से कभी भी के को क्रॉस नहीं करेगी, और किस नंबर को अप्रोच करेगी, अपने लीस्ट अपर बाउंड को, जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उस नंबर को अप्रोच करेगी, और वो नंबर क्या बन जाएगा, इस सीक्वेंस की लिमिट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, तो मान लेते हैं कि L यहाँ पर है, तो इस L के अराउंड जब हम कोई इंटरवल बनाएंगे छोटे से छोटा, तो इस सीक्वेंस के कितने टर्म्स आएंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट आएंगे। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज करते जा रही है, और इसके टर्म्स, और इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है।
तो वो जो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे वो सारे के सारे इस इंटरवल के अंदर ही आएंगे, क्योंकि वो कभी भी के को तो पार करके बड़े होंगे नहीं। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, तो वो किस नंबर को कन्वर्ट करेगी? अपने लीस्ट अपर बाउंड को। ठीक है। सिमिलरली हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, डिक्रीजिंग करेगी, यानी कि इसके जो टर्म्स होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, तो इस तरह से वो छोटे होते जाएंगे। और वो सीक्वेंस कैसी होगी? बाउंडेड बिलो होगी। मान लेते हैं बाउंडेड बिलो स्मॉल के से है। ठीक है। तो कभी भी इस सीक्वेंस के जो टर्म्स होंगे वो स्मॉल के से छोटे नहीं होंगे, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस के टर्म्स है, जो इनफाइनाइट टर्म्स है सीक्वेंस में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके अप्रोच करेंगे, यहाँ पर आके गुच्छा बनाएंगे, और जो यहाँ पर वो उस गुच्छे को बनाएंगे वहीं पर सीक्वेंस की क्या मिलेगी? हमको लिमिट मिल जाएगी। एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो कन्वर्ज टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के ऊपर है। इफ लिमिट ऑफ ए एन इज ए एंड लिमिट बी एन इज इक्वल टू बी, यानी कि हमने दो सीक्वेंस ले ली, एक ए एन है और एक बी एन है। ए एन सीक्वेंस की जो लिमिट है वो ए है, और जो बी एन सीक्वेंस की लिमिट है वो बी है। ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी के टाइम्स ए एन, यानी कि अगर हम सीक्वेंस के सभी टर्म्स में के से मल्टीप्लाई करा दें, तो जो उसकी लिमिट होगी, लिमिट भी के का ही मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है। सेकंड थ्योरम, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि हम सीक्वेंस के सभी टर्म्स का क्या करते हैं? मॉडुलस, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव करते हैं और नेगेटिव को भी पॉजिटिव करते हैं। तो जो सीक्वेंस की जो लिमिट आएगी वो भी क्या आएगी? मॉडुलस ऑफ ए आएगी, यानी कि लिमिट का भी मॉडुलस हो जाएगा। थर्ड, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस बी एन, यानी कि दो सीक्वेंस का सम अगर हम कर दें तो जो उनकी लिमिट आएगी वो ए प्लस बी के बराबर आएगी। फोर्थ, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन माइनस बी एन क्या आ जाएगी? ए माइनस बी। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन बी एन क्या आ जाएगा? ए इंटू बी। एंड लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन अपॉन ए। यहाँ पर ये प्रोवाइडेड है कि ए जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो इसलिए होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आता। ठीक है। और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन क्या आ जाएगा? ए अपॉन बी। यहाँ पर बी नॉन जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड हो जाएगा नहीं तो अगर हमारे पास कोई भी दो सीक्वेंसेस है ए एन और बी एन, और उन दोनों की हमें लिमिट पता है, तो हम इन 7 प्रॉपर्टीज का यूज करके मल्टीपल, मॉडुलस, प्लस, डिफरेंस, प्रोडक्ट और रेसिप्रोकल और डिवीजन सभी की हम लिमिट्स निकाल सकते हैं इजीली। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो कि आईआईटी एग्जाम 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम के बेसिस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि है स्क्वीज प्रिंसिपल। तो स्क्वीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अगर हमारे पास तीन सीक्वेंस है ए एन, बी एन, सी एन, सच दैट के ए एन की लिमिट और बी एन की लिमिट दोनों की लिमिट सेम आ रही है, जो कि है एल। और सेकंड कंडीशन क्या है? फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p, an इज लेस देन और इक्वल टू cn इज लेस देन और इक्वल टू bn फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू p, यानी कि जो सीक्वेंस cn है उसके जो टर्म्स हैं वो an से बड़े हैं और bn से छोटे हैं। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो cn की लिमिट है वो भी l आएगी। तो आप यहाँ से देखिए, इसको समझना बहुत आसान है कि ये जो an है उसकी लिमिट कौन है? l है। और जो bn है उसकी भी लिमिट l है। और जो cn सीक्वेंस के टर्म्स है an और bn सीक्वेंस के बीच में है, तो इसका मतलब उसकी लिमिट भी कहाँ जाएगी? l पर ही जाएगी। या तो यूं कहें कि जो an सीक्वेंस है और जो bn सीक्वेंस है वो दोनों स्क्वीज करके cn को भी l पर ही कन्वर्ज करा देंगे, यानी कि उसकी लिमिट भी l को ही बनना पड़ेगा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ an इज अ सीक्वेंस सच दैट an इज नॉन जीरो फॉर एनी n, यानी कि जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो सभी नॉन जीरो है, और ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की जो लिमिट आए वो क्या आ जाए हमारे पास? वो एल आ जाए। और जो एल की वैल्यू हो वो कैसी हो? एल की वैल्यू का मॉडुलस लेस देन वन आएगा अगर, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ट करेगी? जीरो को कन्वर्ट करेगी। तो हमें क्या करना है? हमें कोई सीक्वेंस गिवन होगी और हमें उस सीक्वेंस के लिए लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकालना है। वहां से हमें एक एल की वैल्यू मिलेगी। अगर उस एल का मॉडुलस लेस देन वन होगा तो हम बोलेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो जीरो को कन्वर्ट करती है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, जिसकी स्टेटमेंट है इफ ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल देन द सीक्वेंस एक्शन, जो कि हमने किस तरह से डिफाइन किए? ए एन सीक्वेंस के टर्म्स को लेकर डिफाइन किए, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन अपॉन एन। तो ये सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज करेगी? एल को कन्वर्ज करेगी। अच्छा, इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका देख लें। अगर हमारी सीक्वेंस ए एन की लिमिट एल है, तो जो सीक्वेंस हम दूसरी सीक्वेंस बनाएंगे ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन प्लस ए एन अपॉन एन, उस सीक्वेंस की लिमिट भी एल ही आएगी। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, which states that if an is a sequence of positive terms, then limit n tends to infinity an raised to the power 1 upon n is equal to limit n tends to infinity an plus 1 upon n, whether existing फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अगर हमें एक सीक्वेंस दी है और हमें सीक्वेंस में 1 अपॉन n पावर दे रखी है कुछ, तो हम इस तरह की सीक्वेंस को लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 अपॉन n करके सॉल्व करेंगे, और जो भी इसका आंसर आएगा वही इस सीक्वेंस की लिमिट होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी थ्योरम्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।